जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी में हाल ही में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, यानी आरआरबी ग्रुप डी में जो हाल में एग्ज़ाम संपन्न हो रहे हैं, उसमें सितंबर महीने में जो जो क्वेश्चंस, लगभग हमने 500 क्वेश्चनों को लिया है यहाँ पे, जो सितंबर महीने में आल शिफ्ट में पूछे गए हैं आरआरबी ग्रुप डी के जीके के क्वेश्चनों को। और यहाँ से जो 500 प्रश्न हैं, कितने 500 प्रश्न, इन 500 प्रश्न को जो सितंबर महीने में बार बार पूछे गए हैं आल शिफ्ट में, उनसे कहीं ना कहीं आप जब कल या आने वाले समय पे जो भी आरआरबी ग्रुप डी का आपका एग्ज़ाम है, कल से लेके जब तक पेपर है तब तक के लिए कोई भी डे का जो है, आप अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये 500 क्वेश्चन। तो इन 500 क्वेश्चन से कम मुझे लगता है कि आप 25 में से 22 नंबर अचीव कर लेंगे अगर ध्यान से इन 500 क्वेश्चनों को देखेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बने रहना है वीडियो में और पेशेंस के साथ, ठीक है। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो इस बार हिस्ट्री में आया है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। उस समय शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय, दिल्ली का शासक। हम क्वेश्चन की स्पीड को तेज़ रखेंगे क्योंकि 500 क्वेश्चन है, समय आपके पास कम है, इसलिए जल्दी जल्दी रिवाइज करें आप, इसलिए हम क्वेश्चन की स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो 1799 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। डिंडीगुल क्या है? तो डिंडीगुल जो है तमिलनाडु का एक शहर है, उसका नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो वारेन हेस्टिंग के समय में, जो बंगाल का गवर्नर था, पहला गवर्नर जनरल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश भारतीय राज्य में क्षेत्र के विस्तार में अंत के समय हुआ? तो डफरिन के समय ब्रिटिश राज क्षेत्र का विस्तार हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों का दमन किसने किया? ठगों का दमन किया था कर्नल श्रीमैन ने, जो ठग थे, ठीक है। बहराम वगैरह नाम सुना होगा। नेक्स्ट है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामणि ने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक संगठन शक्ति के रूप में संगठित किया। नेक्स्ट है, किस जाट राजा को जाटों का अफलातून और आदरणीय विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल को ही कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, लौहगढ़ नामक किला किसने बनवाया? तो बंदा बहादुर ने बनवाया। नेक्स्ट है, किसने मुगल शासक के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की? तो फारुखसियार ने हत्या कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि 1 डिग्री, ये लिखा है 1 डिग्री देशांतर में सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? तो विषुवत रेखा पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180 है। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? तो 360 है। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाओं को बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा, ठीक। नेक्स्ट है, पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ग्रीनविच रेखा। तो ग्रीनविच रेखा क्या है? 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री घूमती है। तो अगर आपसे पूछे 10 घंटे में कितना देशांतर घूमेगी, तो 150 डिग्री। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो 90 डिग्री है। नेक्स्ट है, 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? 4 मिनट। यानी कि आप बोल सकते हो कि 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर बराबर 4 मिनट होता है, यानी कि 4 मिनट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो सिंगापुर जो है भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। नेक्स्ट है, देशांतर रेखाएं किस दिशा की ओर खींची जाती हैं? तो उत्तर से दक्षिण की ओर देशांतर ऐसे खींची जाती हैं और अक्षांश ऐसे ग्लोब में, ठीक है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच दूरी का प्रभाव पड़ता है? तो बीच की दूरी बढ़ती है जब भूमध्य रेखा की ओर देशांतर जाएंगे, तो ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने क्रम से हिस्ट्री और जियोग्राफी को कवर किया है। तो भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री तथा 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। भूमध्य रेखा से 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। यानी देखो इस तरह से ये नॉर्थ गोलार्ध हो गया और ये साउथ, ठीक है। नेक्स्ट देखें, भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध। यानी बीच में ये नॉर्थ और ये साउथ हेमिस्फीयर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा का निर्धारण कब किया? तो 1884 में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा किसे कहते हैं? 180, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा 180 डिग्री देशांतर को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा किससे सबसे निकट है? तो 180 पूर्वी और पश्चिमी देशांतर से। अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों होती है? इसलिए क्योंकि समय और तिथि में अंतर को समाप्त करने के लिए तिथि टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का विचलन क्या कारण है? तो एल्यूशियन द्वीप समूह कारण है।
नेक्स्ट है, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा, तो 5:30। याद रखना भारत का जीएमटी क्या है, 5:30, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत को कितने समय की कटिबंधों में बांटा गया है, 24 कटिबंधों समय कटिबंधों में बांटा गया है, ठीक। भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है, तो 82.5 डिग्री पूर्व से लिया गया है। किससे लिया गया, 82.5 पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है, तो नैनी इलाहाबाद के निकट ग्रीनविच रेखा वहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय और ग्रीनविच मानक समय में कितना अंतर है, तो 5 मिनट 30 घंटे यानी 5:30 का अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होता है, तो 4 बार होता है, ठीक है। पृथ्वी के 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्घ्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय मान में अंतर कितना होगा, तो 1 घंटा का होगा। कितना होगा, 1 घंटा का, ठीक। क्योंकि आपको क्या पता है, आपको पता ही है, इस क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा सा। आपको पता है कि 1 डिग्री में कितना जाता है आगे, 4 मिनट। कितना, 4 मिनट। तो 15 डिग्री में 15 × 60 यानी 60 मिनट 1 घंटे चला जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीनविच, एक सेकंड, ग्रीनविच किस देश में है, तो यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच अंतर 4 मिनट का बता दिया मैंने। 1 डिग्री में 4 मिनट। संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय 0 डिग्री देशांतर होता है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज को तिथि रेखा पर पार करने पर अपना कैलेंडर कितने दिन आगे करना पड़ता है। अगर पूर्व से पश्चिम कोई जहाज जा रहा है तो 1 दिन अपना कैलेंडर आगे करना पड़ता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 24 घंटे सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजरते हैं, तो 360। कितने, 360 देशांतर गुजरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है, तो आर्कटिक सागर और प्रशांत सागर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, विश्व के कितने समय जोन में, 24 समय जोन में बांटा गया है, ठीक। भारत को किस समय जोन में रखा गया है, समय जोन नंबर 1 में रखा गया है। किस स्थान पर प्रमाणिक समय और स्थानिक समय समान है, नैनी इलाहाबाद में, ठीक। नेक्स्ट है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था, तो गोवा पर अधिकार करने वाले का नाम जो था शासक का, अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के समय, ठीक। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया, तो पुर्तगालियों ने फैलाया। वास्को डी गामा भारत कब आया, 1498 में सबसे पहले यही विदेशी आया था, ठीक। वास्को डी गामा भारत किस पर उतरा, तो कालीकट पे उतरा। कहाँ उतरा, कालीकट बंदरगाह। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला है, पुर्तगाल का है। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी, सर टॉमस रो आया था। नेक्स्ट है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे कौन, रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज सम्राट ने, ये तो बता दिया, पंजाब में रणजीत सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, रणजीत सिंह के किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि दी गई, तो ये लाहौर में जब इन्होंने अधिकार कर लिया था तो महाराजा की उपाधि दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी, तो अमृतसर की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों राज्यों के क्षेत्र में हुई थी, तो सज्जल नदी के क्षेत्रों में हुई थी, ठीक है। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में हुआ, तो लॉर्ड एटनबरो के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में हुआ। सिंध विजय का श्रेय किसे जाता है, सर चार्ल्स नेपियर को जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है, तो सहायक संधि है तो बेलेजली की, लेकिन जन्मदाता कौन है, डुप्ले हैं। कौन है, डुप्ले, ठीक है। नेक्स्ट है, सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक किसने किया, लॉर्ड बेलेजली ने किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, जन्मदाता कौन है, डुप्ले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी, लाहौर थी। गोद तत्व प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था, उस पर प्रतिबंध लॉर्ड डलहौजी ने लगा दिया था। गोद नहीं लिए गए और व्यक्तिगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी लाया था, हड़प नीति, ठीक है, ताकि दूसरों का राज्य हड़प ले जिनकी संतान नहीं है। नेक्स्ट है, डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ, 1616 में हुआ। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई, हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग के काल में। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहते हैं। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की, लॉर्ड बेलेजली ने। बार बार ये क्वेश्चन आते हैं। टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1822 में हुआ। नेक्स्ट है, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, तो 1824 में सैन्य विद्रोह प्रारंभ हुआ। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शिक्षा सुधार हुआ, तो लॉर्ड विलियम बेटिक के काल में। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की, तो 1835 में लॉर्ड विलियम बेटिक ने की। नेक्स्ट है, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगा, तो 1830 में लगा। किसने भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की, लॉर्ड डलहौजी ने की थी, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं,
किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों का उपज 50% वसूला जाने लगा? रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर। नर बलि प्रथा का अंत किसने किया? तो अर्थव्यवस्था पर, सॉरी यहाँ पे मिसटाइप हो गया है। नरबली का जहाँ तक है इसका प्रथा का जो उसने किया था, इसने किया था लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था। आप लोग एक बार देख लेना। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटेन की ओर से संपत्ति के अवमान का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। भारत का टेलीग्राम लाइन किसके द्वारा शुरू हुई? तो कलकत्ता और आगरा में शुरू हुई। ठीक है, देख देते हैं भारत में सूती मिल कहाँ स्थापित है? तो मुंबई में। ठीक है, सबसे पहले। ठीक, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो अंग्रेजों की लूट प्लासी जो है 1757, प्लासी का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला और मीर कासिम के बीच, तब ये लूट शुरू हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत में रेल लाइन कब बिछाई गई? तो जॉर्ज क्लार्क के उसमें बिछाई गई, लेकिन रेलवे का लॉर्ड डलहौजी को वो बोला जाता है, अच्छी व्यवस्था किया था उन्होंने। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भूराज प्रणाली में सबसे अधिक लाभ किसे हुआ? तो जमींदार को हुआ। किसने बंगाल और बिहार स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था स्थायी बंदोबस्त शुभारंभ। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई? 1820 में हुई। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब हुई? तो 1822 में हुई। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार प्रसिद्ध था। 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन कारण क्या था? तो वस्त्र उद्योग के जो पतन कारण थे, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल ज़्यादा हो गए थे। ठीक, नेक्स्ट है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण दीनबंधु मित्र ने लिखी है। अब नील दर्पण कौन सी पुस्तक है? नील कृषकों पर दुर्दशा पर, दीनबंधु मित्र ने। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाया? तो वायनाड जनपद में लगाया। कहाँ? वायनाड जनपद में। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके काल में हुई? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। 82 में बाद में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कंटिन्यू हुई। ठीक है, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो रैयतवाड़ी थे कौन संबंधित था? थॉमस रो। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितने % राज्य को देना पड़ता था? तो 89% देना पड़ता था। नेक्स्ट है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता प्रथम बैंक कौन था? तो अवध क्रम से कमर्शियल बैंक सबसे पहला था, 1881 में हुआ। अंग्रेजों द्वारा पहली स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ? तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में इस्पात का उत्पादन भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो 1913 ईस्वी में। कब हुआ? 1913 में हुआ। रेल विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से बजट कब आया? तो 1924 में आया। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ कब हुआ? तो लॉर्ड मेयो 1872 जब था वो उस समय हुआ था, 70-72 के आसपास। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, प्रथम प्रधानमंत्री। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया बार बार आ रहा है क्वेश्चन। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब हुई? 1850 ईस्वी में हुई। ठीक है, भारत में रेलवे की स्थापना भारत में रेलवे की स्थापना आधुनिक उद्योग की जननी की संज्ञा किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने दी है। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ लगी है? रिसरा, बंगाल में पहली पटसन मिल। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित हुआ? बिहार में हुआ। 105 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे 1931 में। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने और बसने की अनुमति कब मिली? 1833 में मिली। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त हैं, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति कौन बनाया था? उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष। किसने काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ 1905 के आसपास। नेक्स्ट है, कृषि विभाग की स्थापना कब हुई? 1872 में हुई। किस स्थान पर 1866 में भीषण अकाल पड़ा? उड़ीसा में 1866 में भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किए गए? 1772 में। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट है, याद रखिएगा, पहला समाचार पत्र कौन है? बंगाल गजट। कब प्रकाशित हुआ? 1780 में। गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो विलियम बिंकिस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई? कलकत्ता और आगरा के मध्य। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? जोनाथन डंकने हैं। नेक्स्ट है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयर कूट ने किया था वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की? शाइस्ता खां ने भेंट की थी।
मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो डुप्लेको को की थी। पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्लेको कहाँ गवर्नर जनरल था? तो चंद्रनगर का गवर्नर जनरल था पांडिचेरी से पहले। डुप्लेके ये हो गया। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510 में किया। ठीक है। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल खेती की? तो तंबाकू की खेती सबसे पहले पुर्तगालियों ने की। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? शाह हसन द्वितीय के राज में। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? तो पालघेड़ा युद्ध के बाद मुंशी शिवगांव की संधि की हुई थी। ठीक है। संगोला की संधि कब हुई? तो 1750 में हुई। इलाहाबाद की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1765 में। कब हुई? 1765 में इलाहाबाद संधि। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता 1600 ईस्वी में मिली। पांडिचेरी की स्थापना कब हुई? 1674 में हुई। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने पांडिचेरी में फ्रांसीसियों से कब छीना था? तो फ्रांसीसियों 1761 में अंग्रेजों ने छीना था। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग उसके बाद बना है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिक था। राज्य की हड़प नीति या राज्य लक्ष्य लॉर्ड डलहौजी की देन है, जिसको विभगत सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है। हड़प नीति के अंतर्गत जो राज्य हैं झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध, संबलपुर ले लिए गए थे। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। गवर्नर जनरल का था विलियम बेटिक और वायसराय कौन था? कैनिंग, याद रखिएगा। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टम संधि की थी तीसरे युद्ध को रोकने के लिए। 1757 में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? तो सिराजुद्दौला को। प्लासी का युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मोनरो। सुगोली की संधि किस किस के बीच हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगोली की संधि हुई। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टम में हुई है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, ठगी प्रथा का उन्मूलन कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? लॉर्ड विलियम बेटिक की। बोर्डयार किसके शासक थे? तो बोर्डयार मैसूर रियासत के थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टम थी। क्लाइव को बंगाल गवर्नर 1757 में बनाया गया। दैत्य शासन जो है कांत किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? मराठों ने किया। विश्व की कुल व्यापारिक ऊर्जा का उत्पादन का स्रोत पेट्रोलियम से होता है। ठीक है। पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम जो है तलछट्टी चट्टानों से प्राप्त होता है। वर्तमान में कौन सा देश कच्चे तेल का उत्पादन करता है? सऊदी अरब करता है सब सर्वाधिक। किस देश में खनिज तेल का सबसे ज़्यादा भंडार है? तो वेनेजुएला में है। बाकू जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए बाकू प्रसिद्ध है। ठीक। नेक्स्ट है, गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा हुआ? तो पुर्तगालियों के द्वारा हुआ। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति ली? तो जहांगीर से ली थी। ठीक है। यानी कि अंग्रेजों ने जब कंपनी लगाई थी, जहांगीर था उस समय शासनकाल में मुगल का, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री सूरत में मिल लगाई थी। नेक्स्ट है भारत, एक सेकंड, नेक्स्ट है कि भारत में समुद्री मार्ग खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने की। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम क्या है? पेरिस की संधि। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि पेरिस को संधि को बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? तो कालीकट के राजा जमोरिन ने किया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि पेशवा ने की थी। तो बाजीराव ने ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि की थी। याद रखिएगा, बाजीराव द्वितीय ने। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो फ्रांसी डी एल्मीडो ने नीले पानी की नीति अपनाई। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक जो है अल्फांसो डी अल्कुर को माना जाता है। ठीक है। पुर्तगालियों को भारत में पहला गवर्नर भी अल्फांसो डी अल्मीडा था। ठीक। नेक्स्ट है, भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन है? तो कार्नेलिस डहास्टमान, इनका नाम भी बड़ा अजीब है, कार्नेलिस डहास्टमान था, यानी भारत में आने वाला पहला डच नागरिक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? तो 1639 में किया था। टूपले भारत का फ्रेंच गवर्नर 1742 में बना था। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी? तो हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? खान की। आगरा और सीकरी पहुंचने वाले अंग्रेजी व्यापारी कौन था? तो रॉल्फ फिच जो है आगरा और सीकरी पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई 1605 में? तो ये लगाई मूसलीपुट्टम में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? मुंबई जो है, याद रखिएगा, आता है क्वेश्चन, द्वीप पर निर्मित है। किस पे? द्वीप पर निर्मित है। द्वीप ये है कि जिसमें चारों तरफ क्या हो? समंदर हो।
कमेंट करके बताइएगा। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो कोचीन में खोली। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? 1612 में। कब लगाई? 1612 में। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? तो शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की। भारत में पहली मुद्रण मशीन का स्थापना पुर्तगालियों ने की, ठीक है, यानी कि नोट का, करेंसी का। इंटरपोलर्स कौन थे? तो इंटरपोलर्स अनाधिकृत व्यापारियों के समुद्रिक लुटेरे थे। कौन थे? इंटरपोल आज वाला नहीं, अनाधिकृत व्यापारियों के समुद्री लुटेरे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उस समय, एक सेकंड, उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो अकबर था। कौन था? अकबर था। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत को सौंपा? 1954 में सौंप दिया है। वांडीवास का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, 1760 में हुआ है। प्रशासनिक अवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अवध को मिला लिया था। हड़प नीति, व्यक्तिगत सिद्धांत। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो 1835 में पड़ी। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत खां बुरहान उन मुल्क था। कौन था अवध के स्वायत्त राज्य का? शहादत खां बुरहान उन मुल्क। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था? तो बिहार का दीवान राजा सिताव राय को बनाया था, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। रणजीत सिंह जो है किस मिसल से हैं? सुकर चकिया। बहुत आता है क्वेश्चन, रणजीत सिंह किस मिसल से हैं? सुकर चकिया से, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण किसी स्थान पर दी गई कोणीय रेखा क्या कहलाती है? दूरी, अक्षांश कहलाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 उत्तरी, 23.5 दक्षिणी क्या बोलते हैं? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, याद रखना। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। नेक्स्ट है, एक भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर अक्षांश वृत्त में होकर जाती है? तो मालागासी। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। यहाँ भूमध्य रेखा बीच में होती है, इधर नॉर्थ हेमिस्फीयर है, साउथ यानी उत्तरी और दक्षिणी गोला, तो भूमध्य रेखा तो होती है। इसके अलावा मालागासी भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो वो रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा ही है, ग्लोब में भूमध्य रेखा ही है। 66 से 1/2, 66.5 डिग्री दक्षिणी वृत्त को क्या बोलते हैं? मालागासी, ठीक है। सॉरी, ये गलत बोल गए, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाता है? तो मालागासी से जाता है। ये है क्वेश्चन। एक सेकंड, वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? तो देशांतर कहलाती है। भूमध्य रेखा जो ये है, इसको समकोण पर काटे, ये क्या कहलाएगी? देशांतर। या सॉरी, इस तरह से, ये इस बना, ये इस तरह से। 2 देशांतरों के बीच की दूरी किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है गोरे नाम से। किससे? गोरे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट, यानी 1 डिग्री में कितना? 4 मिनट, याद रखिएगा। किस अक्षांश रेखा को दिन रात समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर दिन रात समान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैर तेल का प्रथम कुआं कब और कहाँ खोदा गया? तो 1859 में संयुक्त राज्य अमेरिका में खोला गया, ठीक है। किरकुक किस खनिज से संबंधित है? खनिज तेल से संबंधित है किरकुक। खनिज तेल के भंडार होते हुए भी कौन सा देश तेल का आयात करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अंधी घाटी क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? यूरेनियम के लिए। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो भारत ही है, याद रखिएगा। पहला थोरियम उत्पादन में भारत ही है, भंडारण में। विश्व में पवन ऊर्जा का कौन सा देश सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो भारत जो है 5वें स्थान पे पवन ऊर्जा में, ठीक है। विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र कब और कहाँ बना? तो 1883 में फ्रांस में बना। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सबसे ज़्यादा है? तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जल विद्युत लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण के अनुकूल होते हुए भी किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? जल विद्युत। विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का उपयोग सर्वप्रथम इटली ने किया था। किसने किया था? यानी कि थर्मल एनर्जी का इटली ने, कोयले वोयले का, ठीक है। किस देश में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत जल विद्युत ही है? तो स्विट्जरलैंड में केवल जल विद्युत है, कोयला नहीं है। कोयले का सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? एंथ्रेसाइट। सबसे अच्छी कौन सी है? एंथ्रेसाइट।
विश्व में किस प्रकार का कोयला सबसे अधिक पाया जाता है? तो बिटुमिनस। कौन सा? एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा है, लेकिन पाया बिटुमिनस जाता है। कौन सा कोयला भूरा कोयला के नाम जानते हैं? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला बोलते हैं, ठीक है। एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितने परसेंट है? तो 90% है, ठीक है। बिटुमिनस कोयले का उत्पादन विश्व में कोयले में कुल उत्पादन कितने परसेंट है? तो 80% है, ठीक। सब ज़्यादा पाया जाता है। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। विश्व में कोयला अधिक किस देश में पाया जाता है? चीन में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। जर्मनी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है वेस्टफोलिया, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है तथा कहाँ है? तो ये बाकी खान है। बाकी खान विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान है, जिम्बाब्वे में है बाकी खान। कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है भारत का कोयले में। विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो यूक्रेन में है डोनबास, ठीक है। रूर बेसिन कोयला क्षेत्र है जर्मनी में। कौन से संसाधन ऊर्जा के नवीकरण योग्य संसाधन है? जल विद्युत और सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, ठीक है। ऊर्जा का अपरंगत स्रोत कौन सा है? तो पवन ऊर्जा, भूतापी ज्वारी और सौर ऊर्जा, यानी कि जो परंपरागत नहीं है उनको अपरंगत कहते हैं। सॉरी, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, अपरंपरागत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ही है, सबसे ज़्यादा मंगाता है, जबकि वहाँ भंडार भी है। म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किससे संबंधित है? पेगुयोमा जो है खनिज तेल है म्यांमार में। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? तो यूएसए में हुआ, फिर भी सबसे बड़ा आयातक भी है। जल विद्युत उत्पादन हेतु सबसे अधिक उपयुक्त भौगोलिक दिशाएं किस देश में है? तो कांगो गणराज्य में है, ठीक है। कुजवास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूस में स्थित है, ठीक है। विश्व का सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला उत्पादक कौन है? जर्मनी सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला उत्पादन देश है। विश्व में संभाव्य जल विद्युत शक्ति का न्यूनतम विकास किस महाद्वीप में हुआ? तो अफ्रीका में हुआ है। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई है? 319 ईस्वी में। अब क्वेश्चन थोड़ा बदल रहा हूँ, गुप्त वंश की स्थापना कब हुई है? 319 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, ठीक है। गुप्त वंश की किस शासक को महाधिराज की उपाधि दी गई है? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही ली थी, ठीक है। आर्यभट्ट कौन था? तो एक खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट किस वंश में थे? तो गुप्त वंश में ही आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट। गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा संस्कृत थी। गुप्त राजवंश के किस शासक ने हूणों पर आक्रमण रोका था? तो स्कंद गुप्त हूणों के आक्रमण को रोका था, ठीक है। गुप्त वंश जो है उसके किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला और स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश बहुत प्रसिद्ध था। अजंता और एलोरा की कलाकृति किस काल में बनी? तो गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं, और अजंता एलोरा जो महाराष्ट्र में है इसी के काल में बनी। कालिदास किसके राज दरबारी थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य बोला जाता था, उनके हैं। अजंता चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता चित्रकारी। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक थे? तो भानुगुप्त का संबंध है, जहाँ पे सती प्रथा का उल्लेख है, सागर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चीन यात्री फायान किससे शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। और हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, याद रखिएगा, बहुत पूछता है। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? तो गुप्त युग को स्वर्णिम काल कहा जाता है, ठीक है। सेतुबंध की रचना, एक सेकंड, सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने की? तो वाकाटक वंश के शासक ने की थी, ठीक है। किस वंश का गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविराज। और नेपोलियन भी बोला जाता है भारत का, ये देखिए, भारतीय नेपोलियन भी समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त के किस लेख से शुक्रोपम कहा गया है? तो कहोम स्तंभ लेख को शुक्रोपम कहा गया है, यानी शक्रोपम। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता विष्णु थे। कौन थे? विष्णु। दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ? चौथी सदी में निर्मित हुआ। किस सदी में निर्मित हुआ? जो मेहरौली में है दिल्ली में, उसमें जंग कभी नहीं लगती। फायान द्वारा लिखित ग्रंथ जो है फोकवो की, किसका वर्णन मिलता है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन फायान ने लिखा है, फोकवो की, उसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमर घोष नामक ग्रंथ किसकी रचना है और वे किस शासक से जुड़े थे? तो अमर सिंह ने, अमर घोष चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ये अमर सिंह ने लिखा है, ठीक है। हरिसेन किस राज दरबारी कवि थे? तो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि था। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहते थे? दीनार। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दीनार बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा? तो कालिदास ने। कुमार संभव, अभिजान शाकुंतलम, रघुवंशम, बहुत सारा लिखा उन्होंने। भारत का शेक्सपियर बोला जाता है इन्हें, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? तो गुप्त युग में हुई है, ठीक है। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठवां, यानी 1/6, जितना आपके पास होगा उसका छठवां भाग ले लिया जाएगा आपसे कर के रूप में। नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता है? तो गुप्त युग की विशेषता है।
किस वंश के शासकों ने मंदिरों में ब्राह्मणों का सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया? तो गुप्त वंश ने दिया। महरौली स्थित लौह स्तंभ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की स्मृति में बनाया गया, जो दिल्ली में है, ठीक है। कालिदास द्वारा रचित जो है मालविकाग्निमित्र नाटक जो है अग्निमित्र का है, लिखा है, अग्निमित्र के ऊपर दर्शाया गया है। मालविका और अग्निमित्र जो नायक नायिका थे, ठीक है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस में मिला? तो प्रयागराज के अभिलेख में मिला। बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई? तो गुप्त काल में हुई। याद रखिए गुप्त युग में ही बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई है भारत में। सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया गया? तो अभियान शाकुंतलम जो कालिदास का है वही यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया गया। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? एरण यानी सागर में मिलता है, भानुगुप्त ने लिखा, ठीक है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त होता है? तो बयाना भरतपुर जो उत्तर प्रदेश या राजस्थान कहाँ है आपको कमेंट करके बताना है। वहाँ पे गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर मिला है, किसी ने छुपाया होगा। किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? रूपक को क्या माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक। कालिदास की कौन सी कृति गिनती विश्व की सर्वाधिक 100 कृतियों में की जाती है? तो अभियान शाकुंतलम को विश्व की 100 सर्वाधिक कृतियों में की जाती है कालिदास की। नेक्स्ट है गणित के दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो मौर्य युग को जाता है। किसे जाता है? मौर्य युग को। किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो आर्यभट्ट ने किया था। गुप्त काल में प्रसिद्ध नवीनतम का संबंध किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में है। नवनीतकम जो गुप्त काल की पुस्तक है उसका संबंध चिकित्सा के क्षेत्र में है। नेक्स्ट है तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है? तो रामगुप्त है। नेक्स्ट है मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो मिहिर कुल जो है हूणों से था। कौन से गुप्त राजा विक्रमादित्य की उपाधि लिए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी बोलते थे। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की? समुद्रगुप्त ने दक्षिण में 12 राज्यों में विजय प्राप्त की। सर्वराजोच्छेता की उपाधि किसने ली? तो इसने सर्वराजोच्छेता की उपाधि समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन ने ली। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश संवत की स्थापना कब की? तो 1319 में की। गुप्त संवत और शक संवत में क्या अंतर है? तो 241 वर्ष का अंतर है गुप्त संवत और शक संवत में। भारत में हालांकि अभी भी शक संवत ज़्यादा चल रहा है और विक्रम संवत, कैलेंडर शक संवत के आ रहे हैं। किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्रा का प्रचलन किया? तो गुप्त ही। किस समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो कहा है उनने किया है? किसने? विंसरेट स्मिथ ने बोला था, ठीक है। गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा के केंद्र कौन है? तो पाटलिपुत्र यानी पटना, बिहार, और उज्जैन यानी उज्जैन। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सती होने का पहला प्रमाण कब मिला? 510 ईस्वी में। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो आर्यभट्ट ने लिखा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 415 से 454 ईस्वी के बीच हुई। नेक्स्ट है पुष्यभूत वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यभूतवर्धन ने की। पुष्यभूत वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? तो हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन कौन है? पुष्यभूत वंश का। और ये जो है इसके शासनकाल में चीनी यात्री हेन सांग आया था। फायांग किसके शासनकाल में आया था आपको बताना है। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? 606 ईस्वी में। नेक्स्ट है हर्षवर्धन का राजदरबारी कब कौन था? तो बाणभट्ट था। चीनी यात्री हेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहते हैं? तो हर्षवर्धन को ही द्वितीय अशोक कहते हैं। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था? हर्षवर्धन ही था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? तो हर्षवर्धन का राजदरबारी बाणभट्ट के द्वारा। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राजा ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी? तो हर्षवर्धन ने लिखी। हर्षवर्धन और पुलिकेशन द्वितीय के बीच संघर्ष हुआ, जानकारी कहाँ से मिली है? एहोल के अभिलेख से मिली है कि इन लोगों ने लड़ाई की थी, हर्षवर्धन और पुलिकेशन द्वितीय ने। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी? कन्नौज ले गया था थानेश्वर से। शकलोत्तरापत नाथ किसे कहा गया है? तो हर्षवर्धन को ही कहा गया है। बंगाल का कौन शासक हर्ष के समकालीन था? शशांक जो है हर्ष के ही समय बंगाल में शासन करता था। नेक्स्ट है गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में सबसे बड़ा भाग पुनर्गठन किसने किया? तो हर्षवर्धन ने किया। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था कन्नौज, जहां अपनी वो राजधानी स्थापित कर लिया था बाद में। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ की थी? तो प्रयाग में की थी। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन बाद में हरियाणा में है और कन्नौज ले गया था बाद में, ठीक है। कन्नौज, वर्तमान में कन्नौज कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है।
हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध जो नगर था वो था मथुरा, सूती कपड़ा में हेनसांग के समय। ठीक है। किस चीनी यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो हेनसांग को ही कहा जाता है। कुंभ के मेले का शुभारंभ जो है हर्षवर्धन ने उज्जैन में कराया था, उज्जैन में जहाँ तक है। किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय दान में ली थी? तो हर्षवर्धन ने ली थी। दक्षिणी भारत में एरी पत्ती का अर्थ क्या होता है? तो दक्षिण भारत में, साउथ इंडियन में एरी पत्ती का अर्थ होता है जलाशय की भूमि, जहाँ पे पानी वाला स्थल है, जैसे नदी, तालाब, ये सब। नेक्स्ट है, पुष्यभूत काल में राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर था। पुष्यभूत काल में भूमि कर कितना लिया जाता? तो पैदावार का 1/6 भाग। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे भाई? तो सबसे पहले शीलभद्र थे, जो आपके बौद्ध धर्म के आई थिंक वो थे, कोई गुरु। किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? तो मधुबन और बांसखेड़ा के अभिलेख में इसे हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है। कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है? तो राज तरंगिणी, जो कल्हण ने लिखी है। किसने लिखी है? कल्हण ने। उसमें कश्मीर का इतिहास है। राजतनी के लेखक कल्हण है। कारकोट वंश की स्थापना किसने की? दुर्लभन ने की। ठीक है। अवंती नगर नामक नगर का किस शासक ने बनवाया? तो अवंती वर्मन ने बनाया, जिसके नाम पे अवंती नगर बोला गया। कारकोट वंश के बाद किस वंश के उत्पत्ति हुआ? तो उल्पक वंश आया है, उत्पल वंश। ठीक है। सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म हो गए, बौ नहीं, सभा आयोजन किया 643 ईस्वी में। हर्षवर्धन की मृत्यु पश्चात कन्नौज पर किसका शासन था? तेजस्वी वर्मन का था। हेनसांग की रचना का नाम याद रखना, सीयू की। हेनसांग की रचना क्या है? सीयू की। चीनी है तो चीनी तरह लिखते हैं। प्रकृति की सुरक्षा का बाल्ब किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। प्रकृति की सुरक्षा का बाल्ब कहते हैं ज्वालामुखी को। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, किस ज्वालामुखी में उद्गार होता है? तो जागरम, जो जागृत होता है उसमें उद्गार होता है। पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? तो ज्वालामुखी के उद्गर समय में। ठीक है। ज्वालामुखी में कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो जल वाष्प होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ज्वालामुखी में। कालडेरा किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से संबंधित है। जिस ज्वालामुखी में उद्गर नहीं होता, नहीं बाहर नहीं फेंकता हो, तो क्या कहलाता है? शांत या सुसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है। एक सेकंड। विश्व का सबसे सक्रिय ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ये अर्जेंटीना के चिली में है, ओजस डेल सलाडो। ठीक है। विश्व का शांत ज्वालामुखी कौन सा है? एकांकागुआ शांत ज्वालामुखी है। फ्यूजीयामा किस देश का ज्वालामुखी है? तो जापान का है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? तो स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रशांत कहते हैं। एयरवस का ज्वालामुखी कहाँ है भाई? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में एयरवस ज्वालामुखी है। माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये द्वीप में है, सिसिली द्वीप में कौन सा ज्वालामुखी है? माउंट एटना। विषुवी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इटली में है। ज्वाला खंडाश्मी कहाँ है? तो तात के टुकड़े और लावा होते हैं। टाट सेल के टुकड़े और लावा को बोलते हैं ज्वाला खंडाश्मी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्वाला खंडाश्मी हो गया। विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र प्रशांत महासागर का अग्निवलय है। कौन सा है? प्रशांत महासागर का अग्निवलय। किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के समान है? तो बल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी की जो आकृति है गोभी के फूल के समान है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्मा। किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुआ है? तो मृत ज्वालामुखी में कहीं उद्गार नहीं हुआ है, कभी बाहर विस्फोट नहीं हुआ है। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी जो सक्रिय है कहाँ पाए जाते हैं? तो नमीन मोटडार जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पाए जाते हैं अधिकांश। फौसा मैग्ना क्या है? तो एक ज्वालामुखी है। किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है? तो विसर्ग का हुआ है। किस प्रकार के ज्वालामुखी जो हैं को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है? तो विषुवी तुल्य को कहा जाता है। 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट। 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ पाई जाती है? अलास्का में, अलास्का। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू हवाई द्वीप में है सबसे सक्रिय। पृथ्वी के नीचे जो द्रवीभूत शैल है वो मैग्मा कहलाती है। ऊपर की जो शैल है वो भूपर्पटी, बीच में प्रवार होता है। ठीक है। नीचे क्रोड, 3 भाग है। प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण कौन सा है? तो कटोवा ज्वालामुखी एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो पेरू में है। अब थोड़ा क्वेश्चन बदलेंगे। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? समझो, राजपूत काल जो है 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के समय को राजपूतों का काल माना जाता है। ठीक है। 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? दाहिर था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर आक्रमण किया तो दाहिर था राजा वहाँ का। ठीक है।
सर्वप्रथम जजिया कर कौन लगाया था? तो मोहम्मद ईद कासिम ने लगाया था। दिल्ली का किसका पूरा नाम है? दिल्ली का ही पूरा नाम दिल्ली का है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की। किसने की? चंद्रवरदाई ने। कवि हैं पृथ्वीराज के दरबार के राजकवि। दिलवाड़ा का मंदिर जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने कराया, जो मध्य प्रदेश खजुराहो में है। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार। सोमनाथ का लुटेरा भी इसको बोलते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर किया था। ये जो गुजरात के समय जब किया था तो 1206 में गुजरात को लूटा था, ठीक है, महमूद गजनवी ने। सोमनाथ मंदिर आक्रमण के समय भारत का शासक, गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव थे। कौन थे? भीमदेव। किस नाटक के कुछ अंश में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे गए हैं? तो हरिकेल के नाटक में 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे गए हैं, ठीक है, हरिकेल, याद रखिए। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ की विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी है? तो राजा राव रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मिनी। इसमें फिल्म भी बनी है पद्मावती। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो धर्मपाल, इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। और विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ है आपको बताना है कमेंट करके। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। जयदेव किसकी सभा में थे? तो लक्ष्मण सेन की सभा के राजकवि थे। नेक्स्ट है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? धर्मपाल ने कराया था सोमपुर महाविहार का निर्माण। भारत का सर्वप्रथम अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने ही किया था, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में है, उड़ीसा के पुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर के संस्थापक कौन थे? उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह संस्थापक थे, नरसिंह प्रथम। ब्लैक पगोड़ा कहाँ है? तो कोणार्क में ही ब्लैक पगोड़ा भी है, उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट है, अलवर के संस्थापक यानी राजस्थान के अलवर के संस्थापक अजय पाल हैं। किस शासक के दरबार में आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो जय सिंह के, जिनको सिद्धराज भी बोलते हैं, आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला। नेक्स्ट है, चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था चंदावर का युद्ध, ठीक। लिंगराज का मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में है लिंगराज का मंदिर। लिंगराज मंदिर की नींव रखी थी किसने? ययाति केसरी ने। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो गोपाल हैं पाल वंश के संस्थापक। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापद स्वामीन बोला है? तो धर्मपाल को उत्तरापद स्वामीन बोला है, ठीक है। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग यानी दाय भाग की रचना की है जीमूतवाहन ने। किसने की है दाय भाग की रचना? जीमूतवाहन। रामचरित की रचना किसने की है? रामचरित मानस तुलसीदास, लेकिन रामचरित की रचना की है संध्याकांत नंदी ने, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की? तो प्रतिहार राजवंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की है। मिहिर भोज का पुत्र कौन था? तो महेंद्र पाल जो है मिहिर भोज का पुत्र था। काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है किसने लिखा? तो काव्य मीमांसा मोस्ट इंपोर्टेंट ये राजशेखर ने लिखा। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तो राजा अनंगपाल जो है तोमर वंश के संस्थापक थे, ठीक है। किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा कहा जाता है। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिला? तो कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख ओसनम स्मृति में मिला। हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मिताक्षरा नामक पुस्तक जो हिंदू कानून से संबंधित है वो विज्ञानेश्वर ने लिखी है। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है? तो कर्नल ताड़ को माना जाता है। सेनवंत की स्थापना सामंत सेन, मोस्ट इंपोर्टेंट, सामंत सेन ने सेनवंत की स्थापना की। सम्रांगण सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? सम्रांगण सूत्रधार विषय स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में हुआ, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। 92 में दूसरा हुआ पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी के बीच। इसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज हार गए थे, पहले वाले में जीत गए थे, याद रखना। भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया? तो महमूद गजनवी के पिता सुबुत्तगीन ने किया था। महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो हिंदू शाही राज्य था, गुजरात की तरफ किया था, ठीक। हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उदभांडपुर ओहिंद थी। कहाँ थी? उदभांडपुर ओहिंद। महमूद गजनवी का राज दरबारी कब था? फिरदौसी। क्वेश्चन आता है कि फिरदौसी कौन था? तो महमूद गजनवी के राज दरबारी कब? शाहनामा की रचना भी फिरदौसी ने की है। महमूद गजनवी के दरबारी कब फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की है, मोस्ट इंपोर्टेंट। महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा फारसी संस्कृत केंद्र बना? तो लाहौर शाह फारसी संस्कृत केंद्र बन गया था। 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बने रहिए, 100 क्वेश्चन लास्ट के और बचे हुए हैं। बाहिंद का युद्ध कब और किस किस के बीच में लड़ा गया? तो महमूद गजनवी और अनंत पाल के बीच में बाहिंद का युद्ध हुआ है। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था?
तो ये संसवानी वंश का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो मुल्तान के विरुद्ध किया था सबसे पहला आक्रमण। कब किया था? 1175। लेकिन तराइन का 2 युद्ध किया था 1191 और 92 में, जिसमें पहले में हार गया था, दूसरे में जीत गया था पृथ्वीराज से। ठीक है, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशन द्वितीय कौन था? चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर चोल राजाओं की राजधानी। तंजौर मोस्ट इंपोर्टेंट किसकी राजधानी? चोल राजाओं की। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा राजेंद्र प्रथम था। कौन था? राजेंद्र प्रथम, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम राजा। तंजौर स्थित राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? तो राजा राजेश्वर मंदिर जो तंजौर में है, राजा राज प्रथम ने ही कराया था। ठीक है, किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो कृष्ण प्रथम ने जो एलोरा जो महाराष्ट्र में है उसका निर्माण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था दांतिदुर। कौन था? दांतिदुर, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, किस राजवंश ने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो चोल राजवंश से श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता। नेक्स्ट है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चालुक्य ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया। पल्लवों का एकाश्मी रथ कौन जगह में मिला है? तो पल्लवों का जो एकाश्मी रथ है वो मिला है महाबलीपुरम में। कहाँ मिला है? महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी कहाँ थी? तो होयसल की राजधानी द्वार समुद्र में थी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो ये देवगिरी में थी। कहाँ थी? देवगिरी में। किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्च स्थापित की? तो राजा राज प्रथम ही है जो चोल वंश के हैं, भारतीय शासन में नौसेना की सर्वोच्च स्थापित की। ठीक है, अरब सागर में। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो मदुरै है। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै। एहोल का लढ़ावा मंदिर किस देवता का है? सूर्य देवता का है एहोल का लढ़ावा मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो महाबलीपुरम को ही मामापुरम बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल वंश के वंश शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। भारत भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो चिदम्बरम में है। कहाँ है? चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया? तैलप द्वितीय ने किया है राष्ट्रकूटों का पतन। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या है? तो चोल वंश की जो मुख्य देन है वो है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति कहाँ है? तो एलिफेंटा गुफा में है। महाभारत का जो भारत वेणता के नाम से किसने तमिल भाषा में अनुवाद किया है? तो पेरुंदनार ने, यानी पेरुंदेवनार ने महाभारत का जो भारत वेणता है उसके नाम से तमिल भाषा में अनुवाद किया है महाभारत का भारत वेणता के नाम पे। ठीक है, राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल प्रथम था जब राजेंद्र चोल ने बंगाल में चढ़ाई की थी। चालुक्य विक्रम संवत का शुभारंभ किसने किया? तो विक्रमादित्य 6 ने किया था चालुक्य विक्रम संवत, लेकिन विक्रम संवत का किया था विक्रमादित्य ने। ठीक है, पल्लवों की राजभाषा क्या है? संस्कृत है पल्लवों की राजभाषा। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य से मिले? तो कर्नाटक से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कर्नाटक से। कौन से राजवंश के शासनकाल में अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं? चोल वंश में शासनकाल में ही उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, पहले ही बता देते हैं। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो चोल वंश और राष्ट्रकूटों के मध्य तक्कोलम का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है द्राविड़ शैली, एक सेकंड, द्राविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का अर्थ क्या है? तो गोपुरम का जो अर्थ है वो है तीरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन। ठीक है, चोलों को राज्य कहाँ तक फैला था? चोलों का राज्य जो है कोलो मंडल तक व दक्कन के कुछ भाग तक चोलों का राज्य फैला था। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा चोल शासकों के शासनकाल में बनी है, प्रसिद्ध है। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभ्यताओं के लिए चोल युग प्रसिद्ध था। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति माना जाता है? तो राष्ट्रकूट वंश जो है कन्नड़ साहित्य का उत्पत्ति माना जाता है। होयसल स्मारक कहाँ है? तो मैसूर और बेंगलुरु में होयसल स्मारक है। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति और वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? तो बेंगी के चालुक्यों द्वारा साथ चोलों ने राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किया। चोल काल में निर्मित नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है देवाकृति और चतुर्भुज है। कैसी है? 4 भुजाओं की। चोल साम्राज्य का संस्थापक है विजयपाल, मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन है? विजयपाल। रुद्रमा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो काकतीय वंश की एक प्रसिद्ध महिला शासक थी रुद्रमा। ठीक है,
राजा राज प्रथम का मूल नाम क्या था? तो अरिमोल वर्मन। क्या नाम था राजा राज प्रथम का मूल? अरिमोल वर्मन। चोल युग में कडिमे का अर्थ क्या है? तो कडिमे युग का अर्थ है लगान या भू राजस्व। तंजौर में स्थित राजा राजेश्वर मंदिर किस देवता का है? तो भगवान शिव का है। चोल युग में किसने हरणगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया? तो हिरणगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन लोक महादेवी ने किया था। चोल युग में लोक महादेवी। चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो कुल्लंजू कहलाते थे। चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो विशेष पराक्रम जो करते थे उनको क्षत्रिय शिखमणि बोलते थे। पुलकेशन द्वितीय ने किसके समकालीन था? तो हर्षवर्धन के समकालीन था, याद रखिएगा। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो नरसिंह वर्मन सेकंड ने कराया है कैलाश मंदिर कांची। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये बल्लाल था द्वितीय, ठीक है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो शैव धर्म को। किस धर्म को? शिव के धर्म को। विचित्र चित्र की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की? तो विचित्र चित्र की उपाधि महेंद्र वर्मन सेकंड ने धारण की। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पहले किसका सामंत था? तो पल्लवों का सामंत था विजयपाल पहले, संस्थापक बाद में बना चोल वंश का विजयपाल। संगार्थ दीपिका किसकी रचना है? तो संगार्थ दीपिका जो है ये वेंकट माधव की रचना है कि वेंकट माधव। तैलभ द्वितीय जो है किस नदी में आत्महत्या की थी? तैलभ द्वितीय बंदे ने आत्महत्या की थी तुंगभद्र नदी में कूद के, ठीक है। किस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है? भूगर्भ विज्ञान। अब क्वेश्चन थोड़ा अलग आएंगे साइंस रिलेटेड। पृथ्वी के किस भाग पर निकिल और लोहे की अधिकता पाई जाती है? निफे, नीचे के भाग में, ठीक है, यानी कि जो क्रोड वाला है नीचे का, ठीक। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सियाल शब्द का प्रयोग किया किसने किया? तो स्वेस ने किया। किसने किया सियाल शब्द का प्रयोग? भूपर्पटी होता है वैसे, लेकिन स्वेस। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है? तो निकिल होता है। क्या पाया जाता है? निकिल केंद्र में, ठीक है, जो लोह चुंबकीय होता है। स्थल मंडल से क्या अभिप्राय है? तो स्थल मंडल पृथ्वी की बाह्य परत को स्थल मंडल बोलते हैं, जहाँ पूरे हम लोग रहते हैं। व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो मेटल को। मेटल को क्या कहा जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ, ठीक। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी बोलते हैं, मध्य को प्रवार और लास्ट वाले क्रोड, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है औसत घनत्व, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, याद रखिएगा। पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान कितना बढ़ता है? तो पहले 100 किलोमीटर तक अगर नीचे जाओगे ना आप पृथ्वी के खोद के गड्ढा, तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड प्रत्येक किलोमीटर पर, और अगले जब 300 किलोमीटर तक जाओगे तो 2 डिग्री प्रत्येक किलोमीटर पर क्या होगा? उसके बाद हर किलोमीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा? बढ़ जाएगा। सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस ने, भाई साहब पाइथागोरस ने सबसे पहले बोला पृथ्वी गोल है। सर्वप्रथम किसने सिकिया की मतलब सब सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? तो मैगलेन ने सिद्ध किया था, लेकिन बताया पाइथागोरस ने था। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कितने परसेंट मेटल पाया जाता है? तो 68% कुल द्रव्यमान का मेटल पाया जाता है, ठीक है, धातु। पृथ्वी नारंगी के समान है, यह किसने बोला था? न्यूटन ने बोला नारंगी के समान है, ठीक है। पाइथागोरस ने बोला गोल है, ठीक है। पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध पर जल की मात्रा कितनी है? तो 61% है उत्तरी गोलार्ध, ये है उत्तरी ऊपर का, या नीचे दक्षिणी, तो इधर क्या है? 61% जल है, नीचे 39%। कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं। पृथ्वी की दक्षिणी भाग पर कितने परसेंट जल है? तो 81% जल है पृथ्वी की। अच्छा 100 में से बात कर रहा, सॉरी, देखो यहाँ पे 68% जल है, बाकी स्थल है, और यहाँ पे दक्षिणी में ज़्यादा है 81%, है ना, स्थल कम है, याद रखना। पृथ्वी नारंगी तो हो गए हैं क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का दक्षिणी भाग हो गया। संसार में पृथ्वी का कुल कितने परसेंट स्थल मंडल है? मात्र 29%। 71% क्या है? जल है, 29% रहने योग्य ज़मीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस 30 क्वेश्चन और बचे हैं। संसार में पृथ्वी का ये हो गया। खनिज तेल पृथ्वी पर किन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों से खनिज तेल पाया जाता है, याद रखना। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकिल है। किस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक अंदर की परत को बेरी स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेरी स्फीयर, क्रोड भी बोलते हैं, ठीक है। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपी तरंगों द्वारा नापी जाती है 100 किलोमीटर, ठीक है। स्थल मंडल की मोटाई नापी जाती है। धरातल से मोहो असंबद्धता की गहराई कितनी है? 30 किलोमीटर है धरातल से मोहो असंबद्धता की गहराई। पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों के ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? सीमा है या प्रवार? प्रवार या सीमा बोलते हैं। स्थल मंडल किस किस को मिलाकर बना है? तो ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल मेटल का ठोस ऊपरी भाग को मिला के बना है।
भूपर्पटी पर कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम Al सबसे ज़्यादा भूपर्पटी यानी पृथ्वी की पहली परत पे पाया जाता है, सबसे ऊपरी परत पे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्वेस ने कितने भागों में बांटा है? स्वेस ने 3 भागों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटा है, भूपर्पटी, प्रवाल, प्रोड। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो सीमा परत पे बेसाल्ट चट्टान। महासागरीय सतह का निर्माण किन चट्टानों से होता है? तो बेसाल्ट चट्टानों से महासागरीय सतह का निर्माण होता है। सर्वप्रथम किसने विदेशी यात्रा ने भारत में यात्रा की? तो फायान ने की थी। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की है। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद है? पंचतंत्र। किसने लिखी थी पंचतंत्र? विष्णुगुप्त ने। विष्णुगुप्त की पंचतंत्र का 15 भारतीय भाषा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद है, जो आपको नैतिक शिक्षा देती है। पंचतंत्र क्या देती है? नैतिक शिक्षा। बने रहिएगा, कुछ ही क्वेश्चन शेष हैं। एक सेकंड। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, याद रखिएगा। हितोपदेश किसकी रचना है? नारायण पंडित की, बहुत फेमस है। हितोपदेश किसकी है? नारायण पंडित की। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो नाट्यशास्त्र है भरत मुनि की। ठीक है। नेक्स्ट है विक्रम संवत का, एक सेकंड, विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? 57 ईस्वी में हुआ। अंकोर वाट कहाँ है? तो कंबोडिया में है। अंकोर वाट कहाँ है? कंबोडिया में। 10 क्वेश्चन लास्ट के बचे हैं। पूरा पाषाण काल युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार करना ही साधन था मनोरंजन का उनके। किस युग को चालकोलिथिक एज कहते हैं? तो चालकोलिथिक के ताम्र पाषाण काल युग को बोलते हैं। स्वप्न बासवदत्ता के लेखक कौन है? तो ये है भास। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए, जो बिहार में है। आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज कौन है? तो क्रोमैगनन मनुष्य जो है आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज हैं। देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। कौन सी? ब्राह्मी। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट कादम्बरी के लेखक हैं। ठीक है। सुभाषित वली के लेखक कौन है? तो सुभाषित वली के लेखक हैं मयूर। तक्षशिला नगर किस नदियों के मध्य है? तो तक्षशिला सिंधु और झेलम हो गए। सिंधु और झेलम नदी के बीच है तक्षशिला नगर। लास्ट क्वेश्चन है आज का, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैल सत के लिए, जो मध्य प्रदेश के रायसेन में है, शायद रायसेन जिले में है ना। तो ये थे आज के हमारे टॉप 500 क्वेश्चन, जहाँ से आप 25 में से 22 नंबर अचीव कर लेंगे अगर रिवाइज अच्छे से इसको कर लेंगे। और जिनका भी कल एग्ज़ाम है उनको मैं आज बेस्ट विशेष देता हूं कि आप कल अच्छे से करके आए, और आगे वाले समय में भी जिनका एग्ज़ाम है इस वीडियो को देखें और जीएस और हर सब्जेक्ट प्लेलिस्ट जो डली हुई है वहाँ से देख के अच्छा करें। बाकी कल के एग्ज़ाम वालों के लिए मेरे तरफ से बेस्ट विशेष। ऊपर वाला आप लोगों को अच्छे नंबर दे और आपको जॉब लगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।